हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम ये जान लें डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या चीज़ें हैं। डाइलेक्ट्रिक बेटा बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मतलब कि इस तरह ऐसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, बट वो अलाउ करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, ताकि वो उनके अगर कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर उन डाइलेक्ट्रिक्स को अगर आप रख देंगे तो क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मतलब कि कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा इन डाइलेक्ट्रिक के वजह से। तो बेसिकली अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके सेंटर ऑफ मास जो हैं, जो चार्जेस के सेंटर ऑफ मास जो होते हैं वो एक दूसरे के, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब कि पोलैरिटी डेवलप होती है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके सेंटर ऑफ मास मतलब कि एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो फिलहाल पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज किया जाता है। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए पोलराइजेशन, अगर हम पोलराइजेशन को डिफाइन करें, पोलराइजेशन P of a dielectric may be defined as dipole moment per unit वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पोलराइजेशन का मतलब ये है कि डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसको पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसी में आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। अब अगर हम देखें, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के क्या तरीके होते हैं, या पोलराइज हो रहा है उसका क्या मीनिंग है। तो पोलराइज होने का मीनिंग अगर आप देखिए तो कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ले लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका ये है, ठीक है, या इसके अंदर अगर आपका यहाँ पे बात करें पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम पोलराइज करेंगे, नॉन पोलर का मतलब कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास जो होंगे वो कुछ इस तरह से कोइंसाइड कर रहे होंगे। कैसे कोइंसाइड कर रहे होंगे? कुछ इस तरह से कोइंसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा,
यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने दे दिया इसको, तो यही चार्जेस कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, यानी एक तरफ आपका पॉजिटिव, दूसरे तरफ आपका नेगेटिव, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे रखा है, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में बी डिफाइंड एज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है। इसी तरह से अगर नॉन या पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करना था, तो इस तरह से पोलराइज होने के बाद से उसका कुछ विजुअलाइजेशन होगा। अब यहीं पर अगर हम देखें पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे किया जा सकता है। यानी कि सिमिलरली अगर देखा जाए कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होंगे, यानी कि उसमें जो चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, वो कुछ इस तरह से ऑलरेडी अरेंज होंगे। कुछ इस तरह से ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है तो। बट अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये इनका जो शेप है, यानी कि जो ये इनका अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ठीक है, मतलब कि नेगेटिव वाले सब एक साइड में, पॉजिटिव वाले सब एक साइड में, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई कर दिया, नेगेटिव उधर जाने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने का तरीका आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ये अरेंज हो जाएंगे। उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, जिनकी वजह से वो नॉन पोलर बना हुआ था, यानी कि वो उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, वो पोलराइजेशन डेंसिटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो पोलराइजेशन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पोलराइजेशन डेंसिटी डिपेंड्स, या सिंपली अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग रिलेटिव, या सिंपली ऐसे कह सकते हैं
relative energies, polarization depends upon relative energies या relative values of two opposing energies, relative values of two opposing energies, relative values of the two opposing energies किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि पोलराइजेशन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो दो अपोजिंग यानी कि रिलेटिव वैल्यूज ऑफ दो अपोजिंग एनर्जीज पर डिपेंड करेगा, जिसमें से फर्स्ट आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, या इसको थोड़ा सा आप एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल का, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर, विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड्स टू align the dipole with the field, dipole with the field, dipole with the field। नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका सेकेंड जो फैक्टर है डिपेंड करना, थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन, थर्मल एनर्जी या एनर्जी ऑफ एजिटेशन, thermal energy of agitation which tends to randomize the alignment, which tends to randomize the alignment। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि वही डिपेंड कराएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर जो डाइपोल यानी कि आपने ये जो डाइपोल्स हैं भाई नॉन पोलर है, तो जाहिर सी बात है पोलर या नॉन पोलर अगर हैं, पोलैरिटी उनके अंदर है, तो अगर ये जो पोलर है तो यानी कि ये जो डाइपोल हैं, ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि जो एनर्जी इनकी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को। उसी तरह से थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन, यानी कि जो थर्मल यानी कि अगर बाहर की तरफ से इसको हीट किया जाएगा तो थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन विच टेंड्स टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट, यानी कि जो अलाइनमेंट आपका बना है चार्ज पार्टिकल्स का, उनको रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है दैट इज़ द थर्मल एजिटेशन, दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से अगर उसको एजिटेट करेंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे तो ये सिस्टम जो है आपका क्या हो जाएगा, इनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगेगा। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए।
तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर आप पोलराइज करते हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से रिड्यूस होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उस पर चेंजेस आते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सपोज करिए कि एक तरफ आपने पॉजिटिव चार्जेस ले रखे, ठीक है, और दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज आपने ले रखा है। अब इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने से पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी। जब तक आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब तक इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज ई नॉट थी, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसके जो चार्जेस होंगे माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस प्लस, 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 कुछ इस तरह से क्लियर। अब यहाँ से देखा जाए तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है और इधर से ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम कह सकते हैं कि क्या इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी, जीरो चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? दिस इज द रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। इसी को हम इस फिगर को कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, नेगेटिव चार्ज है। अंदर की तरफ डाइलेक्ट, दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, जिसको हम बोलेंगे दिस इज द सिग्मा पी प्लस और दिस इज द सिग्मा पी माइनस। अगर हम ओरिजिनली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और यहाँ पर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ इस डायरेक्शन में, जिसको हम कह सकते हैं ई पी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, यानी कि जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मतलब कि ओरिजिनल में से जो आपका इंड्यूस्ड है, पोलराइज्ड है, उसको माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन रिड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओरिजिनल, या सिंपली इसके डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू reduced electric field is equal to dielectric constant, is called reduced electric field in external electric field is called dielectric constant। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k, ठीक है, और कहीं कहीं पर एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r। यहाँ पे क्या जाएगा? ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, दिस इज द विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वैल्यू जो होगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी। यहाँ पे इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लें, ज़्यादा बेटर है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। K और एप्सिलॉन r इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर अपॉन ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। P इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका। हाँ बेटा, एक पॉइंट नोट करिएगा आप लोग। पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन अभी हमने बताई थी। पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर जो भी डाइपोल मोमेंट, हम किसकी बात करेंगे? तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे QP पोलराइज्ड चार्ज अपॉन जो वॉल्यूम है दैट इज AD, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी द D, यानी कि कुछ इस तरह की प्लेट्स अगर आप ले लोगे, कोई भी एक डाइइलेक्ट्रिक है जिसकी लेंथ क्या है? D है, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, और जो इस पे चार्ज है दैट इज QP पोलराइज्ड चार्ज। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? QP इंटू डी, यानी आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों में कोई एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस, तो आइदर चार्ज एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। एंड एरिया अगर हम इसकी बात करें दैट इज A, अगर बेस एरिया A है तो एरिया इंटू डी दैट विल बी द वॉल्यूम। तो D से D आपका पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू QP अपॉन A, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा P, एंड सिग्मा P इज द पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। दिस इज द इक्वल टू पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो पोलराइजेशन को या पोलराइजेशन डेंसिटी को हम और क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो पोलराइजेशन डेंसिटी में भी डिफाइंड है चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, यानी कि नोट
पोलराइजेशन डेंसिटी may be also defined, यहाँ पे नोट पॉइंट यहीं लिख लीजिए, NOTE नोट, और यहाँ पे एक्स्ट्रिक मार्क, may be defined as polarization density may be defined as induced charge per unit area of dielectric, पर यूनिट एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि पर यूनिट एरिया अगर डाइलेक्ट्रिक का आप ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, बेसिकली सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस विल बी द इक्वल टू द पोलराइजेशन चार्ज, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब नेक्स्ट एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, SUSCEPTIBELITY, सब्स्टिट्यूबिलिटी। इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी बेसिकली इसको हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी क्या कहता है, यानी कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ लार्ज, यानी कि इसको अगर हम देखा जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉट वेरी लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी होगी, दिस सिंप्लाइज P इज इक्वल टू चाई एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, चाई, CHI, क्या पढ़ेंगे, चाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, और यहाँ से अगर देखा जाए, दिस सिंप्लाइज चाई विल बी इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको चाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी जो होती है चाई, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज नहीं है तो जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है, और इस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पोलराइजेशन। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ से चाई की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट चाई, दिस इज द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड चाई इज द इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी अगर चाई की वैल्यू अगर पूछी जाए, तो चाई विल बी इक्वल टू द पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर रिलेशन देखा जाए बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो रिलेशन बिटवीन के एंड चाई, दैट इज द इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, और डाइलेक्ट्रिक के बीच में अगर आपको रिलेशन चाहिए, तो इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आनी चाहिए। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती थी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ध्यान रखिएगा कि जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ओरिजिनल से कम होगी, तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, E नॉट माइनस EP।
यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए दिस सिंप्लाइज, अगर पोलराइजेशन यानी कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, ई पी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिंपली पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल इसको लिखा जा सकता है। एंड दैट विल बी, चूँकि पी जो आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा के, यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा के इक्वल, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आपका कोई भी एक कैपेसिटर है, दैट इज इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ माइनस, एक साइड में माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। ठीक है, तो यही हमने कहा कि ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वलेंट होता है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख लीजिए, सिंस ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस सिंप्लाइज सिग्मा पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस ई पी, दैट विल बी इक्वल टू, ई को एज इट इज रहने दीजिए, ई को एज इट इज रहने दीजिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस सिंप्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको E माइनस पी को हम लिख सकते हैं, P को भी हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट चाई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ हमने क्या क्यों लिखा है, सिंस P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई E, ये कॉन्सेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है और यहाँ से हमने इसको यूज़ किया है। तो ध्यान देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज E नॉट इज इक्वल टू, E नॉट इज इक्वल टू, E कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस चाहिए जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या जाएगा, E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू 1 माइनस चाई, और ये क्या होती है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, दैट इज 1 माइनस चाई। तो इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ये रिलेशन आपको मिल गया, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं K प्लस चाई इज इक्वल टू 1, इस ये आपको एक कॉमन रिलेशन मिल गया किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक लिटिल करेक्शन यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, E यहाँ पे है आपका, इसको हमने E नॉट को बाहर लाए, दैट इज इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस साइन बनेगा, दिस विल बी द प्लस, और यहाँ पे दिस विल बी द K माइनस, दिस इज द रिलेशन, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कुछ थिकनेस की अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।